जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जीएस जया सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास का वन लाइनर रिवीजन करने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हम दंड कर्णिका पठार के बारे में कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे। पहला है दंड कर्ण क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? ये होगा मध्यवर्ती भाग में। कौन से भाग में है? मध्यवर्ती भाग में। कौन सा क्षेत्र है? दंड कर्ण क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद है दंड कर्ण का पठार मुख्यतः किन राज्यों में स्थित है? ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है दंड कर्ण का पठार? तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। वो है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व ओडिशा में। यानी दंड कर्ण का पठार कितने? 5 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व ओडिशा में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दंड कर्ण पठार में स्थित किस क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है? यानी दंड कर्ण पठार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर टिन धातु पाई जाती है? वो जाएगा बस्तर क्षेत्र में। कौन से में? बस्तर क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है। उसके बाद है इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि इंद्रावती नदी जो है वो कहां से निकलती है? होगा दंड कर्ण पठार से। कहां से? दंड कर्ण पठार से। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मेघालय का पठार। यानी मेघालय के पठार से संबंधित यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है मेघालय का पठार किसका भाग है? ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय खंड का। यानी कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। उसके बाद है गारो, खासी, जयंती तथा मिकिर आदि पहाड़ियां किस पठार में अवस्थित हैं? यानी कि जो गारो, खासी और मिकिर और जयंती पहाड़ी कहां पे स्थित हैं? तो जाएंगी मेघालय के पठार में। किसमें? मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? यानी कि जो मेघालय का पठार है उसमें मुख्यतः कौन सी मिट्टी का विकास हुआ है? ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी का। किसका? लेटेराइट मिट्टी का। उसके बाद है मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे हुई है? यानी मालदा गैप जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? यानी कि जो क्या है, छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो, यानी गारो क्या है? एक पहाड़ी है। ठीक है। पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? ये होता है मालवा गैप द्वारा। किसके द्वारा? मालदा गैप के द्वारा। उसके बाद है मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसको जाना जाता है राजमहल गारो गैप के नाम से। किसके नाम से? राजमहल और गारो गैप के नाम से मालदा गैप को जाना जाता है। उसके बाद है संरचनात्मक दृष्टि से शिलोंग का पठार किसका अंग है? ये होगा प्रायद्वीपीय भारत का। किसका? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब कौन है? शिलोंग का पठार भाग है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे, यानी आप दर्रों के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। यानी जियोग्राफी का एक अच्छे से रिवीजन हो रहा है आपका वन लाइनर स्टडी से। ठीक है। किसी पर्वत या पहाड़ी का वह निचला एवं संकरा भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दर्रा कहते हैं। यानी पहाड़ों को काट कर बनाए गए मार्गों को दर्रा कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। और यहाँ पर कैसे दे रखी है? किसी पर्वत या पहाड़ी का वह निचला एवं संकरा भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। या पहाड़ों काट के बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। किसमें? बनिहाल दर्रा कौन से श्रृंखला में स्थित पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो क्या बताएंगे? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में या श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग यानी NH-44 किस दर्रे से होकर गुजरता है? ये हो जाएगा बनिहाल दर्रे से। किससे? बनिहाल दर्रे से। NH-44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग भी है। कौन सा? NH-44। उसके बाद है जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे में किया गया? ये हो जाएगा बनिहाल दर्रे में। यानी जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछा है, क्या बताएंगे हम? बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे।
लनकला दर्रा किसका हिस्सा है? लनकला दर्रा किसका हिस्सा है? ये हो जाएगा अक्साई चीन का। किसका? अक्साई चीन का, जो कि जम्मू कश्मीर का चीन अधिकृत क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर का जिस पर चीन ने अधिकार कर लिया है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। उसके बाद है भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? वो जाएगा बुर्जिल दर्रा है। क्वेश्चन क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? वो जाएगा बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो जाएगा बुर्जिला दर्रा। कौन सा है? बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है? वो जाएगा जोजिला। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ये हो जाएगा जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा अवस्थित है या स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। उसके बाद है कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। यानी कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? ये रोहतांग दर्रे को। किसको? रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति का मतलब प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो कहां का है? हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? होगा कुमाऊं क्षेत्र में। किसमें? कुमाऊं श्रेणी में या क्षेत्र में। लिपुलेख दर्रा है वो कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है। उसके बाद है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो जाएगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद है किंगरी भिंगरी। किंगरी भिंगरी दर्रा कहां अवस्थित है? ये हो जाएगा चमोली उत्तराखंड में। यानी क्या है? चमोली उत्तराखंड में किंगरी भिंगरी दर्रा है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे द्वारा होती है? हो जाएगा नीति दर्रा द्वारा। किसके द्वारा? नीति दर्रा द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। ठीक है। उसके बाद है महान हिमालय में सतलज नदी किसके द्वारा निर्मित? सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? वो जाएगा सिपकीरा दर्रा। क्वेश्चन क्या था? महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? जो सतलज नदी जिस दर्रे का निर्माण करती है कौन सा दर्रा है? वो जाएगा सिपकीला दर्रा। उसके बाद है भारत का दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, वो कौन सा है? बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। क्या है? ल्हासा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा भारत यानी अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार मांडेल के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है? वो जाएगा दिफू दर्रा। क्या हो जाएगा? दिफू दर्रा। नेक्स्ट है मणिपुर इम्फाल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। कौन सा हो जाएगा? तुजू दर्रा मणिपुर इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नाथुला हो जाएगा सिक्किम में। कहां पर? नाथुला दर्रा कहां हो जाएगा? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है गंगटोक एवं ल्हासा भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा संपर्क मार्ग स्थापित करता है या उनको जोड़ता है? वो जाएगा नाथुला दर्रा। किसको? मतलब भारत और चीन को। ठीक है। उसके बाद है यह नोट दे रखा है सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, परंतु सन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। यानी जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 2006 ईस्वी में इसे फिर से शुरू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में यह क्वेश्चन देखेंगे। पहला है उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से। किससे? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से उत्तर भारत के मैदान को जाना जाता है। किसके नाम से? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है? ये भारत की नदियां, यानी कि मतलब प्रमुख नदी कौन सी है इनमें? भारत की वो है गंगा। उसके बाद है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? यह हो जाएगा 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? वो हो जाएगा 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे।
नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदान कौन सा है, वो हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। कौन सा जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल का मतलब विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदान है, जलोढ़ मिट्टी से पाई जाती है ज्यादातर, वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाती है। उसके बाद है उत्तर भारत के मैदान की ढाल किस प्रकार की है, हो जाएगी अत्यंत मंद। कैसी हो जाएगी, अत्यंत मंद उत्तर भारत के मैदान की ढाल है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य में स्थित है, हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। किसमें, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग का भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट देखेंगे भाबर का मैदान के बारे में। भाबर मैदान कैसा है, उसमें देखेंगे उत्तर भारत में उप हिमाचल क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाबर क्षेत्र। कैसा, भाबर क्षेत्र। भाबर मैदान का विस्तार कहां तक है, ये हो जाएगा सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। यानी भाबर कहां से कहां तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। उसके बाद है भाबर मैदान की चौड़ाई कितनी है, ये हो जाएगी 8 से 10 किलोमीटर। यानी कि भाबर क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे भाबर मैदान की ऊंचाई कितनी है, तो हो जाएगा 200 से 300 मीटर ऊंची। कितनी, 200 से 300 मीटर ऊंची है। उसके बाद है शिवालिक का जलोढ़ पंख किस मैदान को कहा जाता है, भाबर के मैदान को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है नोट दे रखा है तराई के मैदान में महीन कंकड़ पत्थर, या तराई के मैदान के बारे में, इसमें तराई के मैदान के बारे में क्वेश्चन है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, वो जाएगा तराई। किसका, तराई क्षेत्र का। उसके बाद है तराई मैदान की चौड़ाई लगभग कितनी है, ये हो जाएगी 10 से 20 मीटर लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, यह नोट दे रखा है एक, तराई के मैदान में महीन कंकड़ पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तराई क्षेत्र में भाबर की लुप्त नदियां पुनः सतह पर जीवित हो जाती हैं, फिर से यहाँ पर नदियां जीवित हो जाती हैं। तराई का मैदान घने वनों से ढका हुआ है। किससे, तराई का मैदान जो है वो घने वनों से ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे बांगर का मैदान क्या है, बांगर के मैदान के बारे में देखेंगे। बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है, यानी जो बांगर का मैदान है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। कैसी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बांगर का मैदान निर्मित है। ठीक है, उसके बाद है बांगर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है, ये हो जाएगा पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। किसमें, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है बांगर मैदान के कुल क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेह अथवा कल्लर। ये रेह अथवा कल्लर, ये मतलब खेती के लिए उपयुक्त नहीं है भूमि। ठीक है, उसके बाद है बांगर मैदान में अपरदन के कारण उभरी कंकड़ली मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भूड़। क्या, भूड़ के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे खादर का मैदान है। खादर का मैदान जो है वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मैदान माना जाता है। कैसा है, खादर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित है, यह है नवीन जलोढ़। कैसी, नवीन जलोढ़ जो नदियों के द्वारा मतलब बहाकर लाई जाती है और इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, खादर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है, ये होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में ये खादर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है खादर भूमि की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता का प्रमुख कारण क्या है, ये हो जाएगा चीका की अधिकरण। क्या है, चीका की अधिकता या अधिक मात्रा। ठीक है, उसके बाद है पंजाब में खादर मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वेड नाम से पंजाब में खादर मैदान को जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है भारत की प्रमुख घाटी, यानी भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। पहला है कश्मीर, नुब्रा तथा सुरू घाटी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी कि कश्मीर, नुब्रा और सुरू घाटी कहां पर हैं, ये बताएंगे हम जम्मू कश्मीर में। कौन सी घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है, यानी मरखा घाटी, जो कि कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है, ये हो जाएगी कश्मीर घाटी। कौन सी, कश्मीर घाटी। उसके बाद है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा कौन सी घाटी
निर्मित है, ये हो जाएगा नुब्रा घाटी। कौन सी? नुब्रा घाटी। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा कौन सी घाटी निर्मित होती है? ये हो जाएगी नुब्रा घाटी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है? ये हो जाएगी किन्नौर घाटी। कौन सी? किन्नौर घाटी। उसके बाद है, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? ये कौन सी हो जाएगी? सांगला घाटी। कौन सी? सांगला घाटी को किस नाम से? हिमाचल प्रदेश में स्थित बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? ये होगी मालना घाटी। कौन सी? मालना घाटी को यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, धौलाधर एवं पीरपंजा श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? ये होगी कुल्लू घाटी। एक कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर एवं पीरपंजा श्रेणियों के मध्य में स्थित एक घाटी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लाहुल, पंगवाला और भोटिया जनजातियां किस घाटी क्षेत्र में निवास करती हैं? हो जाएगी पांगी घाटी में। कौन सी? पांगी घाटी में ये मतलब जनजातियां निवास करती हैं। उसके बाद बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? जो है स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्र एवं भागा नदियां किस घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? ये होगी लाहुल घाटी से। किससे? लाहुल घाटी से। नेक्स्ट आगे देखेंगे, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में अवस्थित है? हो जाएगी कांगड़ा घाटी में। कौन से? कांगड़ा घाटी में। उसके बाद है, शिवालिक हिमालय एवं लाहुल, शिवालय हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? ये हो जाएगी दून घाटी। कौन सी? दून घाटी। जैसे कि देहरादून कहां पर है? ये उत्तराखंड में। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सभी साथी, जब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। नेक्स्ट है, कौन सी घाटी हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? वो जाएगी दून घाटी। कौन सी? दून घाटी। कौन सी हो जाएगी? दून घाटी। उसके बाद नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ये जाएगी उत्तराखंड में। नेलांग घाटी कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है? ये हो जाएगी यूथांग घाटी। कौन सी? यूथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हॉट स्प्रिंग घाटी के रूप में किसे जाना जाता है? यूथांग घाटी को। उसके बाद नेलांग घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में नेलांग घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत के द्वीप समूह, यानी भारत के द्वीप समूह के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में सबसे पहले देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहां अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवस्थित हैं। क्वेश्चन बनता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप अवस्थित है? हो जाएगी अंडमान और निकोबार। ठीक है, उसके बाद है, कौन सा नदी युग्म 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या चैनल द्वारा आपस में पृथक या अलग किया जाता है? वो कौन सा हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार। यानी अंडमान से निकोबार कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? ये 572। कितनी? 572 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, जो कि कहां पर है? भारत की सीमा में। ठीक है, उसके बाद है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? यानी कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनकी राजधानी क्या है? यानी कि पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान किन द्वीपों का समूह है? ये होगी उत्तरी अंडमान। क्या है? अंडमान किन द्वीपों का समूह है? जो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। कितने? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ये अंडमान किन द्वीपों का समूह है? ये मतलब ये अंडमान में समूह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, दक्षिणी अंडमान है लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा अवस्थित है? डंकन पास। कौन सा? डंकन पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। यानी कि अंडमान और निकोबार की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी बताएंगे हम? सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक चोटी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहां पर चोटियां दे रखी हैं और इनकी ऊंचाई दे रखी है। क्या है? ऊंचाई दे रखी है। जैसे कि
सैडल पीक चोटी है वो कहां पर है, ये हो जाएगी उत्तरी अंडमान में। कहां पर, उत्तरी अंडमान में। और 732 मीटर ऊंची है। कितनी, 732 मीटर ऊंची सैडल पीक चोटी है, जो कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद है माउंट थूलियर चोटी, कहां पर है, ये हो जाएगी ग्रेट निकोबार में। कहां पर, ग्रेट निकोबार में 642 मीटर ऊंची है। ठीक है। उसके बाद है माउंट दियावली चोटी, कहां पर है, मध्य अंडमान में। कहां पर है, मध्य अंडमान में 515 मीटर ऊंची है। कितनी, 515 मीटर ऊंची कौन सी चोटी है, माउंट दियावली। उसके बाद कहां क्या है, माउंट कोयाब। क्या है, माउंट कोयाब चोटी कहां पर है, ये हो जाएगी दक्षिणी अंडमान में। कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर ऊंची है। कितनी, 460 मीटर ऊंची है। उसके बाद है माउंट हेरियट। क्या है, माउंट हेरियट 365 ऊंची मीटर ऊंची है, जो कि कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में। कहां पर, दक्षिणी अंडमान में एक चोटी है। सैडल पीक चोटी 732 मीटर ऊंची है, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। उसके बाद क्या है, माउंट थूलियट कितनी, 642 मीटर ऊंची है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद माउंट दियावली चोटी 515 मीटर ऊंची है, मध्य अंडमान में अवस्थित है। माउंट कोयाब चोटी कितनी है, 460 मीटर ऊंची है, और कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में है। उसके बाद है माउंट हेरियट, यानी कि माउंट हेरियट चोटी कहां पर है, ये हो जाएगी कहां पर, ये हो जाएगी दक्षिण अंडमान में, और 365 मीटर ऊंची है। यानी सभी साथी इनको याद रखेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कोको स्टेट अलग करता है, यानी कोको स्टेट जो है वो किस किस को अलग करता है, ये हो जाएगा अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से। यानी कि जो कोको स्टेट है वो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। उसके बाद है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, वो जाएगा बैरन द्वीप का। किसका, बैरन द्वीप का उद्गम जो हुआ है वो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। उसके बाद है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहां अवस्थित है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। कहां पर, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में कौन सा पॉइंट अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। अंडमान और निकोबार पर द्वीप समूह पर जो जनजाति पाई जाती है कौन कौन सी हैं, जारवा, शाम्पेन, और कौन सी है, सेंट लीज। कौन सी, सेंट लीज। उसके बाद है वर्ष 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर क्रमशः सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया। यानी कौन कौन से द्वीपों का 2018 ईस्वी में नाम बदला गया है, वो कौन कौन से हो जाएंगे, रॉस द्वीप हो जाएगा, नील द्वीप हो जाएगा, और कौन सा, हैवलॉक द्वीप। यानी कि रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है, सुभाष द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है, स्वराज द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के बारे में यहाँ क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप कहां पर है, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार कहां पर थे, ये थे बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है भारत में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति उत्पत्ति का है, यानी कि जो प्रवाल भित्ति से उत्पत्ति हुई है जिसकी कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। कौन सा, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप टापू कहां अवस्थित है, हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भारत में। कहां पर, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट आगे देखेंगे लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है, हो जाएगी 36। कितनी, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36। और अंडमान निकोबार कितने बताए थे, 572। कितने, 572। ठीक है। उसके बाद है लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है, हो जाएगी 10। यानी 10 द्वीपों पर मानव आवास बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है मिनिकॉय लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है, हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। किसने, 9 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप के जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप से कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, 9 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा जलमार्ग या चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, वो हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। कौन सा, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद है श्री हरिकोटा द्वीप कहां अवस्थित है, हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तट पर। किस पर, आंध्र प्रदेश के तट पर। उसके बाद है कौन सा भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, हो जाएगा पंबन द्वीप। कौन सा, पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है पुलिकट झील को बंगाली खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है, हो जाएगा श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाली खाड़ी से अलग करता है। उसके बाद है भारत का एकमात्र उपग्रह
प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? ये होगा श्रीहरिकोटा द्वीप पर। कौन से? श्रीहरिकोटा द्वीप पर ये अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है राम सेतु या आदम ब्रिज किस स्थान से शुरू होता है? ये होगा धनुषकोटी से। कहां से? धनुषकोटी से राम सेतु मतलब ब्रिज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, या आदम ब्रिज के नाम से जिसे जाना जाता है। उसके बाद फॉल्फ स्त्र द्वीप अन्य नाम से जाना जाता है, तो मतलब किसके नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप। यानी कि जो फॉल्फ स्त्र द्वीप अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप के नाम से। उसके बाद है पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहां पर है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहां पर है? मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? वो होगा सालसेट द्वीप। कहां पर है ये? मुंबई में। सालसेट द्वीप कहां पर है? मुंबई में अवस्थित है। उसके बाद है एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास स्थित है? ये हो जाएगा मुंबई के पास। कहां पर? एलिफेंटा द्वीप कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा मुंबई के पास। उसके बाद है एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो हो जाएगा मुंबई। कौन सा हो जाएगा? मुंबई जो है वो एक मतलब सबसे भारत का सबसे बड़ा नगर है, वो एक द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, वेयंत स्योधर द्वीप कहां अवस्थित है? होगा कच्छ की खाड़ी में। क्या है? व्योधर क्या है? वेयंत स्योधर द्वीप अवस्थित है, वह कच्छ की खाड़ी में। उसके बाद पिरम द्वीप कहां अवस्थित है? होगा खंबात की खाड़ी में। पिरम द्वीप कहां अवस्थित है? होगा खंबात की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद है द्वारका द्वीप कहां अवस्थित है? होगा अरब सागर तट पर। कहां पर? अरब सागर तट पर द्वारका द्वीप अवस्थित है। उसके बाद है कोरी क्रीक निवेशिका कहां स्थित है? होगा कच्छ के रण में। कहां पर? कच्छ के रण में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, न्यूमूर द्वीप कहां अवस्थित है? होगा बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? न्यूमूर द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? इसका नाम था व्हीलर द्वीप। क्या? व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था। उसके बाद है भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? वो जाएगा माजुली। यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि भारत का द्वीपीय जिला है? वो जाएगा माजुली। उसके बाद है वेलिंगटन द्वीप किस शहर का भाग है? वो जाएगा कोच्चि शहर, जो कि कहां पर है? केरल में। कोच्चि शहर कहां पर है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो जाएगा माजुली द्वीप, जो कहां पर है? असम में। माजुली द्वीप कहां पर है? असम में। खड़िया बेट एवं आलिया बेट द्वीप कहां अवस्थित है? वो जाएगा नर्मदा तापी के मुहाने पर। नर्मदा व तापी नदी के मुहाने पर खड़िया बेट व आलिया बेट द्वीप अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहां पर मतलब इसके बारे में दे रखा है, अपवाह तंत्र का अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र एवं जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र से है। इसके अंतर्गत एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल को एक दिशा प्रदान की जाती है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। इनकी जो नदियां होती हैं, मतलब इनका जल जो बहता है उसे अपवाह कहा जाता है। और मतलब जो उनका जाल बना हुआ था, अलग अलग धारा अलग अलग जगह मिल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपवाह जाल या अपवाह तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी। क्या? नदी द्रोणी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद है छोटी नदियों एवं बाद नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल संबर। क्या? जल संबर छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अपवाह तंत्र निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? यानी कि अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है स्थलाकृति। क्या है? स्थलाकृति। उसके बाद क्या है? ढाल प्रवणता। क्या है? ढाल प्रवणता। उसके बाद जल की मात्रा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बहाव की अवधि। नेक्स्ट है चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना। ठीक है, यानी कि ये अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है अपवाह प्रतिरूप। क्या है? अपवाह प्रतिरूप। यानी कि मतलब साथियों आज की क्लास जो है वो यहीं पर एंड करते हैं और ये बताएंगे सभी साथी आज की क्लास कैसी लगी, और ये बताएंगे मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की, ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। तो साथियों ये बताना कि क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आए जुड़े। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।